नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वित्त आयोग क्या है। और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वित्त आयोग की आवश्यकता जो केंद्र और राज्य के बीच जो असंतुलन है उसके कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। और वो असंतुलन कौन कौन से हैं? एक है ऊर्ध्वाधर असंतुलन, दूसरा है क्षैतिज असंतुलन। केंद्र के पास कर स्रोत अधिक है और उस अनुपात में उसके पास दायित्व कम है। जैसे इसके पास आयकर है, कॉरपोरेट टैक्स है, और उस अनुपात में इसके पास दायित्व कम है। राज्यों के पास दायित्व अधिक हैं, जैसे कानून व्यवस्था को संभालना हो गया और आपका स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो गई। लेकिन उस अनुपात में इसके पास कर स्रोत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर असंतुलन बोलते हैं। और इस ऊर्ध्वाधर असंतुलन को किस प्रकार से कम किया जाता है? ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण द्वारा कम किया जाता है, अर्थात केंद्र से राज्य को एक ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण किया जाता है। और दूसरा जो असंतुलन है वो क्षैतिज असंतुलन है। राज्यों के मध्य आय, कर क्षमता, जनसंख्या, भौतिक कठिनाई संबंधी अंतर पाए जाते हैं। तो सारे ही राज्यों को एक एक प्रकार से कल कर का हस्तांतरण करना सही नहीं है। तो इसके लिए किस प्रकार का हस्तांतरण किया जाता है? आपका क्षैतिज हस्तांतरण किया जाता है, अर्थात क्षैतिज असंतुलन को खत्म करने के लिए क्षैतिज हस्तांतरण का जो प्रावधान है वो किया जाता है। तो इस प्रकार के असंतुलन को दूर करने के लिए ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किसका प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अगर हम लोग इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह एक अस्थायी संस्था है, अर्थात यह कोई स्थायी संस्था नहीं है। और इसका जो गठन है वो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है। और इसके कार्यों की बात हम लोग करने से पहले पहले इसकी संरचना पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 उसके सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। और इसके जो सदस्य हैं, जो पहला सदस्य होगा वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो। दूसरा, सरकारी वित्त एवं लेखा का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो। तीसरा, वित्त आयोग एवं प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। और चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर हम लोग इसके कार्यों की बात करें तो इसका जो सबसे पहला कार्य है वो करों का बंटवारा है, अर्थात ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण और क्षैतिज हस्तांतरण के तहत आपका करों का बंटवारा किया जाता है। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के तहत केंद्र सरकार से राज्य सरकार को, मतलब केंद्र के जो कर स्रोत हैं उसमें किस अनुपात में, किस रेशियो में, किस परसेंटेज में उसका कि कौन सा परसेंटेज जो केंद्र के राजस्व के रूप में, कर राजस्व के रूप में केंद्र को प्राप्त हो रहा है वो राज्यों को देना है, इसका निर्धारण किया जाता है। और वो जो परसेंटेज दिया गया है उसका किस प्रकार से क्षैतिज हस्तांतरण विभिन्न राज्यों के मध्य करना है उसका निर्धारण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसका जो दूसरा कार्य है वो है अनुदान सहायता, अर्थात अनुदान सहायता के रूप में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ राशि देता है, जिसके सिद्धांत और राशि का निर्धारण आपका वित्त आयोग अपनी सिफारिशों के द्वारा माध्यम से करता है। और इस जो अनुदान सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में किया गया है। और जो तीसरा कार्य है वो स्थानीय निकायों से संबंधित है, अर्थात वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिका अर्थात जो भी स्थानीय निकाय हैं उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करती है केंद्र सरकार को। और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए अनुदान सहायता देती है। और इसके जो अन्य जो चौथा कार्य है जो अन्य मामलों से संबंधित है, तो ये देखा गया है कि जब वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति विभिन्न मुद्दों, जैसे राज्य कोष के समेकन का मुद्दा हो, ऋण स्थिरता का मुद्दा हो, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार का मुद्दा हो, आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि इन मुद्दों पर आपका जो वित्त आयोग है वो सिफारिश करे। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं जो राष्ट्रपति जिन भी मुद्दों पे चाहते हैं कि वित्त आयोग इन मुद्दों पर सिफारिश अपनी दे, तो वो कह सकते हैं कि आप इन मुद्दों पर सिफारिश अपनी करें। तो इन 4 कार्यों के आधार पर वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है राष्ट्रपति को।
और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को अनुच्छेद 281 के तहत संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। अगर हम लोग इसकी भूमिका की बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की भूमिका मुख्य रूप से सलाहकारी होती है और इस सलाहकारी भूमिका के तहत केंद्र सरकार इसके जो सिफारिश है उनको स्वीकार करने और ना करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ऐसा देखा गया है कि जो मुख्य सिफारिशें होती हैं वित्त आयोग की, वो केंद्र सरकार द्वारा मानी ली जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।